नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त तक कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, कई बार जो नए नए माता पिता होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। उनके अंदर आ रहे बदलावों को वो महसूस नहीं कर पाते हैं और बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि उनके ऊपर जो गुजर रही है वो उसे शब्दों में बयां कैसे कर पाए और वो चुपचाप उस दर्द को सहते रहते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे पास एक ऐसे ही छोटे से बच्चे की है जो एक शापित चीज का शिकार हो चुका है। हम अनजाने में ही कई बार अपने बच्चों के लिए बाजार से कई प्रकार की चीजें खरीद लाते हैं, बिना यह पता किए कि वो चीजें सही भी हैं या गलत। और कई लोग सस्ती चीजें खरीदने के चक्कर में सेकंड हैंड चीजें भी खरीद लेते हैं और अपने बच्चों को खिलौने की तरह लाकर उनको पकड़ा देते हैं। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसे ही एक बार एक बच्चा अपने माता पिता के द्वारा लाई हुई एक शापित चीज का शिकार हो जाता है। उस शापित चीज उसे दिन प्रतिदिन परेशान किया जा रही थी और वो बच्चा दिन प्रतिदिन न जाने कितनी ही परेशानियों से गुजर रहा था और जितनी शानदार लाइफ वो जी रहा था, उस एक शापित चीज ने उसके आने वाले कुछ समय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साथियों, आपने भारत में घटी हुई बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें आत्माओं या चुड़ैल का जिक्र होता है। लेकिन साथियों, इंसान तो पूरी धरती पर हम एक समान हैं। तो अगर कोई आत्मा भटक रही है तो जरूरी नहीं कि वो भारत में ही भटक रही हो। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, किसी भी देश की वो आत्मा हो सकती है। तो आज मैं आपके सामने कोरिया से स्टोरी लेकर के आया हूं और आप हमेशा भारत से जुड़ी हुई स्टोरी ही सुनते हैं, लेकिन आज आप कोरिया से रिलेट करती हुई इस कहानी को समझें कि वहां पर किस प्रकार से हॉरर हादसे होते हैं और वहां के लोगों पर जब ऐसी कोई परिस्थिति गुजरती है तो वो किस प्रकार से इनका सामना करते हैं। साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। और हाँ, जितनी भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अभी के अभी अपना एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। और आखिर में मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लूँगा, तो अगर आपका भी उनमें नाम है तो आखिर तक सुनते हुए ज़रूर जाना। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप में से भी कोई साथी अपनी आप बीती या अपने आसपास घटी हुई किसी घटना को हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो वह नीचे दी गई व्हाट्सएप लिंक पे जाकर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं ताकि आपकी कहानी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए अब आज की कहानी को मेरे ही पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। आज हम कोरिया को एक विकसित देश की तरह देखते हैं। यहाँ पर BTS, ब्लैकपिंक जैसे कुछ ऐसे प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है, इस विकसित देश में एक बार ऐसी खतरनाक भूतिया घटना हुई थी जो कि आपको सोचने को मजबूर कर देगी। दरअसल ये बात है कोरिया के ही एक मेट्रो सिटी की। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दंपति अपनी 10-11 वर्षीय बेटी यून के साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी वर्किंग थे। वे दोनों सुबह जाते और शाम को 7-8 बजे तक वापस आते, इसलिए वे दोनों ज्यादा अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन उनकी बेटी काफी समझदार थी। वो ये बात समझती थी, इसलिए वो इसकी शिकायत बिल्कुल नहीं करती थी। वो अपनी तरफ से भी कोशिश करती थी कि उसके माता पिता उसकी तरफ से निश्चिंत रहें, इसलिए वो अपनी पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से कर रही थी। उसके पेरेंट्स को कभी भी उसे पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ता था। वे लोग जब भी घर आते उन्हें यून का होमवर्क किया हुआ मिलता। अपने कपड़े वो सेट करके रख देती थी। रसोई में अगर कोई झूठे बर्तन कभी रखे रह जाते तो यून फटाफट उसे भी धो डालती। जब भी यून के माता पिता PTA मीटिंग में जाते उन्हें यून की प्रशंसा ही सुनने की मिलती, जिसे सुनकर वे लोग गदगद हो उठते। यून पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, बल्कि वो अपनी क्लास में टॉपर थी, इसलिए उसके टीचर्स भी हमेशा उससे काफ़ी खुश रहते थे। उसके क्लास में सभी बच्चों को यून का उदाहरण दिया जाता था कि सब यून की तरह बने। इससे कुछ बच्चों को यून से जलन होती थी और कुछ उससे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि एक टाइम पर का दोस्त भला कौन नहीं बनना चाहेगा।
ये देखकर यून को काफी खुशी होती थी। एक दिन यून के माता पिता दोनों घर आते हैं। यून उन्हें बताती है कि आज के टेस्ट में फिर से वो फर्स्ट आई है। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो यून के लिए कुछ करने की सोचते हैं। यून काफी पढ़ाकू बच्ची थी, उसे पढ़ने का काफी शौक था, इसलिए उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसके लिए कुछ इसी से रिलेटेड चीज लेना चाहिए जिससे वो आराम से पढ़ पाए। वे दोनों एक दो दिन तक इस पर काफी सोच विचार करते हैं कि आखिर यून को दें तो दें क्या। एक दो दिन बाद वे दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना यून को एक स्टडी टेबल दिया जाए जिसके ऊपर वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए, क्योंकि यून के कमरे में स्टडी टेबल नहीं था। यून अपनी पढ़ाई अपने पलंग पर बैठकर करती थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाहर के कई देशों में कम उम्र से ही बच्चों को उनका अलग कमरा दे दिया जाता है। यून को भी काफी पहले से उसका एक कमरा मिला हुआ है जो कि उस घर में सबसे ऊपर है। खैर, ये डिसाइड करके कि वो यून को एक स्टडी टेबल देंगे, वे दोनों एक अच्छी सी शाइन अप पर जाते हैं। लेकिन वहां जाकर जैसे ही वे दोनों स्टडी टेबल के दाम देखते हैं तो वे पाते हैं कि ये उनके बजट से बाहर है। इसलिए वो एक दो दुकानों के चक्कर और काटते हैं कि शायद उन्हें कोई अच्छा सा स्टडी टेबल मिल जाए जो उनके बजट में भी हो। वे दोनों पूरी मार्केट का चक्कर भी काट लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने बजट के अंदर का स्टडी टेबल कहीं नहीं मिलता। थक हार कर दोनों पति पत्नी काफी हताश हो जाते हैं। उन्हें काफी बुरा लगता है कि वे लोग अपनी बेटी के लिए एक स्टडी टेबल तक नहीं ले पा रहे। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि अगर उनके बजट में स्टडी टेबल नहीं मिलता तो वो कुछ पैसे अपनी सेविंग्स से निकाल लेंगे, लेकिन यून के लिए एक स्टडी टेबल जरूर लेंगे। लेकिन एक बार उन्हें ऑनलाइन भी देख लेना चाहिए, इसलिए वे दोनों अब ऑनलाइन स्टडी टेबल ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वे दोनों एक ऐप अपने फोन में इंस्टाइनल करते हैं। वो एक बाय एंड सेल ऐप थी। ये उस तरह की ऐप थी जिसमें कोई शख्स अपने यूज्ड सामान को बेचता है और कोई दूसरा उसे खरीद लेता है, जैसे कि हमारे भारत में OLX ऐप है। अब चूंकि नया स्टडी टेबल काफी महंगा आ रहा था, इसीलिए वे दोनों सोचते हैं कि क्यों ना सेकंड हैंड स्टडी टेबल ही यून के लिए ले लिया जाए, जिसकी कंडीशन काफी अच्छी हो। एक दो दिनों तक काफी सारे सेकंड हैंड स्टडी टेबल देखने के बाद उन्हें एक स्टडी टेबल पसंद आता है। हल्के गुलाबी रंग का वो टेबल काफी अच्छी कंडीशन में था। उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो ज्यादा दिन इस्तेमाल हुआ होगा और उसकी कीमत भी काफी कम थी। बस फिर क्या था, वे दोनों पति पत्नी फोन पर सारी बात करने के बाद छुट्टी वाले दिन निकल पड़ते हैं वो स्टडी टेबल लाने। वे दोनों पति पत्नी एक दंपति के घर पहुंचते हैं जो कि उन्हें एक कमरे में लेकर जाते हैं जहां पर वो स्टडी टेबल रखा हुआ था। वो कमरा देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था जिसे उस दंपति ने खोला। वो स्टडी टेबल जिस कमरे में था वो देखने में किसी 10-12 साल की लड़की का कमरा लग रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ खिलौने रखे हुए थे जिनमें ज्यादातर गुड़ियाएं थी, लेकिन उन्हें अभी तक उस घर में कोई बच्चा नजर नहीं आया था। लेकिन यून के माता पिता को इससे क्या मतलब। उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनका बच्चा अपने दादा दादी के पास गया हो। खैर, वो दोनों उस स्टडी टेबल को काफी अच्छे से देखते हैं कि कहीं वो ज्यादा डैमेज तो नहीं है, लेकिन नहीं, उस स्टडी टेबल की कंडीशन बिल्कुल नए जैसी थी। आपस में सारी बातचीत करने के बाद वे दोनों उस स्टडी टेबल को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब यहां से जो भी होने वाला है वो काफी खतरनाक होने वाला है। वे दोनों उस स्टडी टेबल को यून के कमरे में रखवा देते हैं, जिसे देखकर यून काफी खुश होती है कि फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छा सा स्टडी टेबल दिलवा दिया। खैर, उस स्टडी टेबल के आते ही यून उसके ऊपर अपना सारा सामान अच्छे से सेट करके रख देती है, जैसे अपनी किताबें, पेन वगैरह। यून पूरे दिन उस स्टडी टेबल पर बैठकर आराम से पढ़ती है। इस दौरान वो ये महसूस करती है कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है।
रात होते ही वो बाहर आकर खाना खाती है और फिर वापस आकर दोबारा पढ़ने बैठ जाती है। वो काफ़ी देर तक पढ़ती रहती है और जब उसे लगता है कि अब काफ़ी समय हो गया है, तब वो अपने पलंग पर आकर लेट जाती है। उसने लेटकर अपनी आंखें जस्ट बंद ही की होगी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका यून महसूस करती है। उस हवा के झोंके की वजह से यून एकदम से सक पकाकर उठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है कि आखिर ये ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया, जबकि सारे खिड़की दरवाजे तो बंद थे। कुछ देर बाद सब नए नॉर्मल देखकर यून वापस सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे आंख बंद करने पर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तो है जो उसे देख रहा है। यून इसे अपने मन का वहम समझकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पूरी रात ढंग से सो नहीं पाती। लेकिन रात में वो जब थोड़ी देर के लिए सोई थी, तब उसे एक सपना आता है कि वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही है और कोई लड़की जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो उसके स्टडी टेबल पर खड़े होकर उसे घूर रही है, जैसे मानो वो यून को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो लड़की बड़े ध्यान से उस सारे कमरे को देखने लगती है। ठीक इसी दौरान यून उसका भयानक चेहरा देख लेती है। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और आंखों की पुतलियां भी सफ़ेद और फैली हुई थी। उसकी गर्दन पर वी की शेप में एक काला निशान था, जो कि अक्सर तब होता है जब कोई फांसी लगाता है। दो चोटी में वह लड़की देखने में कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सुबह जब यून उठती है तो वो महसूस करती है कि उसका कमरा काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया है, जबकि उसका कमरा उस घर में सबसे ऊपर था और वो गर्मियों के दिन थे, इसीलिए वो कमरा अक्सर काफ़ी गर्म रहता था। खैर, वो इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो रात में अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसलिए यून अपने आप को एकदम अलसाई हुई सी महसूस कर रही थी। फिर भी वो फटाफट स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाती है। दोपहर को यून स्कूल से घर वापस आती है। वापस आकर वो अपने कमरे में कपड़े बदलकर खाना वाना खाकर दोबारा अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ जाती है। अभी पढ़ते हुए यून को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन यून के कंधों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। यून जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश करने लगती है, बट दर्द की वजह से वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी। अब यून को लगता है कि शायद वो रात को अच्छे से नहीं सो पाई थी, इसलिए उसे इस तरह से महसूस हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर सोने का सोचती है। यून अपने स्टडी टेबल से उठकर वापस अपने बेड पर आकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे दोबारा यही महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। मून इसे नज़रअंदाज करके दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। इस दौरान अब उसे एक ठंडी हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस होने लगता है, लेकिन आंखें खोलकर देखने पर वो पाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एकदम ठीक है। इन सबको नज़रअंदाज कर यून अपनी चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगती है और फाइनली वो सो ही जाती है। यून अपने बेड पर आराम से सो रही थी। वो कल पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए वो शाम होने तक भी उठी नहीं थी। इस दौरान अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। इसी दौरान यून के माता पिता शाम को घर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर यून के माता पिता की एक आदत थी कि वो अपने घर की एक एक चाबी अपने पास रखते थे, ताकि वो काम से आकर बिना यून को डिस्टर्ब किए घर के अंदर आ जाए। यही उन्होंने इस दिन भी किया। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। अंदर आकर वो पाते हैं कि शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक घर की लाइट बंद है। उन दोनों को काफ़ी टेंशन होने लगती है, क्योंकि यून ऐसा कभी नहीं करती थी। वो अक्सर शाम होते ही घर की लाइट जला देती थी। वे दोनों लाइट जलाकर यून के कमरे में जाते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि वहां की भी लाइट बंद है। यून के पापा लाइट जलाते हैं तो पाते हैं यून अपने कमरे में सो रही है और वो एकदम ठीक है। ये देखकर वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब तक लाइट जलाने से यून भी उठ जाती है। अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर यून हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो जस्ट कुछ ही देर पहले सोई थी। इसलिए वो बोलती है कि मम्मी पापा, आप दोनों आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि शाम के 7:30 बज रहे हैं। इस दौरान उसकी नज़र यून के स्टडी टेबल पर जाती है। वो देखती है कि यून की नोटबुक वहीं रखी थी। ये देखकर वो पूछती हैं कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया।
ये सुनकर यून सिर झुकाकर ना में अपनी गर्दन हिला देती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यून पढ़ाई को लेकर काफी डेडिकेटेड बच्ची थी। वो स्कूल से आकर खाना खाकर पहले अपना होमवर्क करती थी, फिर बाद में बाकी के काम करती थी। लेकिन आज वो बिना होमवर्क किए बस सो गई थी। खैर, उसकी माँ उसे उसका होमवर्क करने का बोलकर खाना बनाने चली जाती है और उसके पापा भी अपने कमरे में चले जाते हैं। यून को काफी बुरा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स आज पहली बार उससे हताश हुए, क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया। इसलिए यून फटाफट उठकर अपना मुंह धोकर वापस अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क करने लग जाती है। कुछ देर तक होमवर्क करने के बाद यून के साथ दोबारा यही होता है। उसके कंधों में दोबारा हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लगभग 2 घंटे बाद यून की माँ डिनर करने के लिए यून को नीचे बुलाती है। यून के कंधों में दर्द हो रहा था, वो पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले डिनर ही कर लेते हैं, होमवर्क खाना खाने के बाद कर लूंगी। यून अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है कि तभी बातों बातों में यून के पापा उससे पूछते हैं कि आज का उसका दिन कैसा गया। यून बताती है कि उसका दिन काफी अच्छा गया। आज एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट कल तक आएगा, और भी बहुत कुछ। तब यून की माँ पूछती है कि क्या उसने आज का अपना होमवर्क कर लिया। ये सुनकर यून परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि अगर वो सच बोले कि उसका होमवर्क नहीं हुआ तो वो दोनों दुखी होंगे कि अभी कल ही तो उन्होंने यून को एक स्टडी टेबल गिफ्ट दिया था और वो फिर भी अच्छे से नहीं पढ़ रही। इसलिए वो उनसे झूठ बोल देती है कि हाँ, उसका होमवर्क हो गया है और अब वो खाना खाकर थोड़ा और पढ़ेगी। ये सुनकर वे दोनों खुश होते हैं कि चलो अच्छा है कि अगर यून ने दिन में अपना होमवर्क नहीं किया तो क्या हुआ, अभी तो कर ही लिया। रात का खाना खाकर यून दोबारा अपने कमरे में आकर अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाती है और फिर दोबारा अपना होमवर्क करने लगती है। लेकिन उसके साथ दोबारा यही होता है। उसे उस टेबल पर बैठे 5 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे कि उसके कंधों में दर्द होने लगा। यून इन सब से काफी परेशान हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो अपने स्टडी टेबल से उठकर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। यून को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। इसी बारे में सोचते सोचते रात के 10 बज जाते हैं। ये देखकर यून जल्दी से अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा उसके कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बारी यून उठती नहीं है, बल्कि जैसे तैसे अपना होमवर्क पूरा करती है। यही सब करते करते रात के 11:30 बज जाते हैं। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद यून को याद आता है कि आज तो याद करने के लिए भी दिया गया था, लेकिन यून के कंधों में काफी दर्द हो रहा था। इसलिए यून अपनी किताब लेकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसके कंधों में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने शरीर को आराम देते हुए लेटे लेटे पढ़ रही थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे नींद कब आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात में उसे एक भयानक सपना आता है कि वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी और वही डरावनी लड़की उसके दोनों कंधों पर अपना एक एक पैर रखकर खड़ी थी। ये देखकर यून काफी घबरा जाती है। ठीक इसी दौरान अलार्म बजने लगता है। अलार्म के बजने से यून की नींद खुलती है तो वो पाती है कि ये सब तो बस एक सपना था। फिर उसका ध्यान अपने पास रखी उस किताब पर जाता है जिसे वो रात को याद करने के लिए लाई थी, लेकिन उसने तो ज्यादा कुछ याद किया ही नहीं। इस वजह से वो परेशान हो जाती है। लेकिन स्कूल तो जाना ही था, इसलिए जैसे तैसे अपना मन मसोस कर नाश्ता वगैरह करके वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में बारी बारी सबकी नोटबुक ली जाती है, लेकिन इस बार यून की नोटबुक देखकर उसके टीचर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यून का होमवर्क जहां हर रोज लगभग सारा ठीक रहता था, आज लगभग सारा ही गलत था। इसके बारे में बात करने के लिए टीचर्स यून को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात है जो आज उसका होमवर्क ऐसा है। तब यून उन्हें बताती है कि उसके कंधों में काफी दर्द था, इस वजह से वो कल पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाई।
उन लोगों ने सोचा कि चलो कभी कभार ऐसा हो जाता है और यून है भी तो बच्ची ही, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया और कहा कि अगली बारी अच्छे से करना। अब जहां सब टीचर्स ने इस बात को इग्नोर किया, वहीं यून को ये बात काफ़ी गलत लगी, क्योंकि वो एक टाई अनपढ़ थी और आज उसने अपने सभी दोस्तों टीचरों को हताश किया है। इसलिए वो सोचती है कि चाहे जो हो जाए वो आज एकदम ढंग से अपना होमवर्क करेगी। घर आकर यून खाना खाकर काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही थी और अब उसने अपना मन पक्का कर लिया था, इसलिए वो जाकर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है। लेकिन उसके साथ फिर वही सीन हो जाता है, उसके कंधे दुखने लगते हैं। लेकिन यून फिर भी हार नहीं मानती और मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन दर्द में फोकस कहाँ ही हो पाता है। इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी यून पढ़ नहीं पाती और अब तो उसके कंधे भी बुरी तरह से टूटने लगते हैं। इसलिए वो वापस अपने बेड पर आकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी तो वो दोबारा अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे दोबारा दर्द होने लगता है, इसलिए वो दोबारा अपने बेड पर आकर लेट जाती है। यही सब चलता रहता है और इसी दौरान उसके माता पिता भी वापस घर आ जाते हैं। लेकिन यून ने आज भी बाहर की लाइट नहीं जलाई थी, इसलिए यून के पेरेंट्स घर आकर सीधा यून के कमरे में आते हैं। उन्हें देखकर यून, जो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रही थी, एकदम से उठ बैठती है। यून की माँ उससे बहुत नाराज होती है कि यून अब रोज ही ये क्या कर रही है। उसने यून से एकदम गंभीर स्वर में पूछा कि आखिर बात क्या है। उसने आज बाहर की लाइट क्यों नहीं जलाई? वो पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। यून ने कहा कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कब इतना समय हो गया। इस पर यून की माँ ने दोबारा उससे पूछा कि आखिर वो कर क्या रही थी जो उसे समय का ध्यान नहीं रहा। तब यून ने बताया कि वो पढ़ रही थी और जस्ट थोड़ा आराम कर रही थी। ये सुनकर यून की माँ स्टडी टेबल पर मौजूद यून की सारी नोटबुक खोलकर देखने लगती है। उसमें से होमवर्क डायरी को ध्यान से देखने पर वो पाती है कि यून का होमवर्क आज भी पूरा ही नहीं हुआ। ये देखकर यून की माँ को लगता है कि यून झूठ बोल रही है। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यून उनसे झूठ बोलने लगी है, इसलिए वो गुस्से में यून को एक थप्पड़ जड़ देती है। यून को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तब यून की माँ गुस्से में कहती है कि अब जब तक उसका होमवर्क पूरा नहीं हो जाता वो उसे खाना नहीं देंगी। ये बोलकर वो खाना बनाने वहाँ से चली जाती हैं। यून के पापा को भी ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए वो इसमें कुछ भी नहीं बोलते। खैर, यून 11 बजे तक जैसे तैसे दर्द को झेलते हुए अपना होमवर्क पूरा करके अपनी माँ को दिखाती है और फिर उसकी माँ उसे कुछ खाने को दे देती हैं। खाना खाकर यून अपने कमरे में आकर अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगती है, क्योंकि कल उसका एक टेस्ट होने वाला था। यून के कंधों में दर्द की वजह से उसे आज थकान लग रही थी, इसलिए वो बिस्तर पर किताब लेकर जैसे ही बैठी, उसके कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। नींद में उसे फिर से वही सपना आया कि वही डरावनी लड़की स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ रही यून के कंधों पर पैर रखकर खड़ी थी। नींद आने की वजह से यून पढ़ नहीं पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यून टेस्ट में फेल हो गई। अब यून को काफ़ी डर लग रहा था कि आखिर अपने पेरेंट्स को ये कैसे बताएं, क्योंकि इन टेस्ट पेपर्स पर उसके पेरेंट्स के साइन होने ज़रूरी थे। यून के पेरेंट्स थोड़े सख्त भी थे, इसीलिए डर के मारे यून खुद ही उनके नकली साइन कर देती है। अब यहाँ पर सारे टीचर्स की नज़रों में यून क्लास की एक नालायक लड़की साबित हो चुकी थी, जिसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। यून के माता पिता भी अब अक्सर इसके लिए उसे डांट दिया करते थे और कभी कभी तो उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते। यून, जो कि पहले काफ़ी आशावादी बच्ची थी, भविष्य को लेकर उसके काफ़ी सपने थे और वो हमेशा काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे काफ़ी दब्बू किस्म की हो गई थी। वो हर बार और अच्छे से करने की कोशिश करती, लेकिन उस स्टडी टेबल पर बैठते ही उसके कंधों में दर्द होने लगता और धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ने लगता कि मजबूरन यून को उठकर अपने बिस्तर पर लेटना पड़ता। यून ने कई बार इस बारे में अपने माता पिता से बात की कि स्टडी टेबल पर बैठते ही मेरे कंधे दर्द होने लगते हैं, जिससे मैं पढ़ नहीं पा रही।
अब यून, जो कि अब अपनी क्लास में पीछे से फर्स्ट आने लगी थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने यही सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये बस पढ़ाई से अपना जी चुरा रही है, इसलिए इस तरह से बहाने बना रही है। यून की बात सुनने समझने वाला अब कोई नहीं था। यहाँ तक जो उसके अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो तक यून से बात नहीं करते थे, क्योंकि यून अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी, बल्कि क्लास के कई बच्चे उसे अब चिढ़ाने भी लगे थे। इसलिए अब यून खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन ये सब तो अभी शुरू ही हुआ था। अब जब सबने यून से उम्मीद छोड़ ही दी थी, उससे कन्नी काट ली थी, इसलिए यून भी ज्यादा ना पढ़ती। वो बस जैसे तैसे अपना होमवर्क करती, जो कि पूरा सही भी नहीं होता था, और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती, क्योंकि उसके कंधों में दर्द रहने लगा था। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जब भी उसके कमरे में आते, वो यून को हमेशा बिस्तर पर लेटा हुआ ही पाते। ये देखकर यून की माँ को बहुत गुस्सा आता, इसलिए वो इसके लिए कभी कभी यून पर हाथ भी उठा देती। इसी दौरान स्कूल में पीटीए मीटिंग हुई, जहां पहले यून के पेरेंट्स खुशी खुशी उसकी पीटीए मीटिंग में जाते थे, क्योंकि सब यून की वहां तारीफें ही करते थे। वहीं अब उन्हें उस मीटिंग में जाने में शर्म महसूस हो रही थी। वहां आकर उन्हें पता चलता है यून के अभी हाल ही में कुछ टेस्ट हुए हैं, जिन सभी में वो फेल हो चुकी है। लेकिन यून ने ये बात अपने माता पिता को अब तक नहीं बताई, जबकि टेस्ट पेपर पर माता पिता के साइन होना जरूरी थे और उन पर उसके माता पिता के साइन थे। जबकि उसके माता पिता ने तो मना कर दिया कि नहीं, हमने तो कोई साइन नहीं किए। तो अब सवाल ये था कि अगर उसके पेरेंट्स ने वो साइन नहीं किए तो किसने किए। यून से जब इस बारे में पूछा गया तो पहले तो उसने कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारा तो यून ने रोते हुए सब बता दिया कि उसने ही उनके जाली साइन किए थे। ये सब सुनकर उसके टीचर्स बोले कि हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी बच्चे भी इससे यही सब सीखेंगे। ये सुनकर यून के पेरेंट्स को काफी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने जैसे तैसे उसके टीचर्स को समझाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। उसके टीचर्स ने इसे यून की पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर दिया। लेकिन अब इन सब के बाद यून की परेशानी बढ़ने वाली थी। यून के पेरेंट्स अब उसे ज्यादा पीटने लगे और छुट्टी वाले दिन तो यून की माँ उसे पूरे 3-4 घंटे तक उस स्टडी टेबल से उठने तक नहीं देती थी। इस दौरान बेचारी यून को बहुत दर्द हो रहा होता था। वो रोती थी, लेकिन यून की माँ को ये सब उसके ना पढ़ने के बहाने लगते थे, इसीलिए उसे वो वहां से उठने तक नहीं देती थी। ऐसे ही कुछ एक दिन बाद यून जैसे ही अपने बिस्तर पर सोई तो कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। यून अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजा खोलती है। इसी दौरान उसकी माँ वहां आती है और उसे जबरदस्ती उस स्टडी टेबल पर बैठाकर पढ़ाने लगती है। ये देखकर यून डरते हुए उस स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने लगती है। कुछ ही देर में दोबारा उसके कंधों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो डरावनी लड़की उसके कंधों पर जो खड़ी थी, इसलिए यून उठने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसे उठने नहीं देती। इस पर यून रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर कहती है कि आज चाहे जो हो जाए, तू जब तक ये 4 चैप्टर पूरे नहीं कर लेती यहाँ से नहीं उठ सकती। यून काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी से पढ़ने लगती है, लेकिन इतने दर्द में उसके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। इतने ही देर में वो डरावनी लड़की यून के कंधों पर से उतरकर यून के चेहरे के आगे आती है, जिसे देखकर यून घबराकर चीखने लगती है। ये सब देखकर यून की माँ उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, वो ऐसे चीखी क्यों। तब यून हैरानी से अपने स्टडी टेबल की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या उन्होंने उस सफेद चेहरे वाली लड़की को नहीं देखा। ये सुनकर यून की माँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम इन सब बहानेबाजी में इतना दिमाग लगाती हो, यही दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो अच्छा होता। इतनी ही देर में वो सफेद चेहरे वाली लड़की बोलती है कि ये सब ऐसे ही हैं, इन्हें बस अपने से ही मतलब है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे को क्या परेशानी है, इसलिए तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ चलो,
हम सब साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे। अब इससे पहले कि यून कुछ कहती, अलार्म की आवाज़ से यून की नींद खुलती है और वो उठ जाती है। ये सब सपना था। ये जानकर यून की जान में जान आती है, लेकिन अब उसे ये सपने अक्सर आने लगे थे जिसमें उसकी माँ उसे उस स्टडी टेबल पर बैठाकर पढ़ा रही होती थी और वो सफ़ेद चेहरे वाली लड़की उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। ऐसा नहीं है कि यून ने इन सपनों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया। उसने कई बार उनसे इस बारे में बात की, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज ही करते। यून इन सब से इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसे अब मौत जिंदगी से आसान लग रही थी, क्योंकि उसे सुबह उठते ही सब सुनाना शुरू कर देते। कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि यून आखिर ऐसी कैसे हो गई थी। लेकिन हाँ, इन सब से यून को ये पता चल चुका था कि यहाँ उसका अपना कोई भी नहीं है, सब मतलबी हैं। जहाँ उनका तुमसे मतलब निकल जाएगा वो तुमसे बात तक नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक इन डरावने सपनों के बाद एक दिन यून के पापा को काम ज्यादा हो गया था। तभी वो आज रात घर नहीं आते, इसलिए आज यून की माँ यून के साथ घर पर अकेली थी। अब घर में कोई आदमी नहीं था, तो ऐसे में कहीं कोई चोर घर में घुसकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए यून की माँ आज रात यून के साथ उसके कमरे में सो जाती हैं। ये देखकर यून को काफी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि भले ही उसकी माँ उसे डांटती मारती हैं, लेकिन वो उससे प्यार करती है, इसलिए अब से वो उनके लिए दोबारा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेगी। अब रात में यून अपनी माँ के साथ जैसे ही सोती है, तब उसकी माँ को एक भयानक सपना आता है। उस सपने में कोई सफ़ेद चेहरे वाली भयानक लड़की यून को उनसे छीनने की कोशिश करती है। ये देखकर यून की माँ घबराते हुए उठ जाती हैं। वो एक नज़र अपनी बेटी की तरफ देखती है, तब उसे एहसास होता है कि शायद वो अपनी बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रही है, और हो ना हो इसी सख्ती की वजह से यून अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पा रही। क्योंकि होता है ना, जब हम अपना कोई काम एकदम संभल कर करते हैं तब वो बिगड़ जाता है, और जब हम उसी काम को मन से करते हैं तब वो अच्छे से हो जाता है। और पहले तो यून को पढ़ने के लिए बोलना भी नहीं पड़ता था, और तब वो टाइम पर भी थी, लेकिन अब तो पढ़ने में ही उसे आलस आने लगा है। इसलिए अब उसने सोच लिया था कि वो अब यून की बात को सुनेगी। अगले दिन सुबह यून की माँ यून को बड़े प्यार से उसकी पसंद का नाश्ता करवाकर उसे स्कूल भेज देती है। ये देखकर यून को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर स्कूल से आकर यून होमवर्क करने बैठ जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके कंधे में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और शाम को उसके माता पिता आ जाते हैं। घर आकर वो यून के कमरे में आते हैं। वहाँ यून सो रही थी और उसकी नोटबुक स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। यून की माँ ने उसकी नोटबुक खोली और देखा कि यून ने अपना लगभग सारा होमवर्क कर लिया था, और वो भी लगभग सारा सही। ये देखकर वो बहुत खुश होती हैं। मतलब उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि यून के साथ प्यार से ही पेश आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अब यून इसी तरह से मेहनत करने लगी थी, लेकिन वो कुछ भी कर ले, ज्यादा देर तक अपने स्टडी टेबल पर बैठ ही नहीं पा रही थी। अब यून की माँ को ये बात काफ़ी सीरियस लगने लगी थी कि अचानक से यून के कंधों में दर्द कैसे शुरू हो सकता है, इसलिए कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई। ये सोचकर वे दोनों यून को पास ही के एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ यून के जब सारे टेस्ट होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यून बिल्कुल ठीक है, बस उसके कंधों में क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, जो कि ज़्यादा देर तक भारी वजन कंधे पर रखने की वजह से हुआ होगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। वो डायनेक्टर को बताते हैं कि यून तो कोई भी भारी चीज़ नहीं उठाती, वो बस अपना पढ़ती और खेलती है। तब डायनेक्टर ने बताया कि यून की बायंडी पर जिस तरह से क्रैम्प्स पड़े हैं वो ऐसे ही नहीं पड़ सकते। हो ना हो यून डेली कोई भारी चीज़ अपने कंधे पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठाती है। ये सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं और फिर डायनेक्टर से दवा वगैरह लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर वे दोनों प्यार से यून से पूछते हैं कि क्या वो कोई भारी चीज़ उठाती है जिससे उसके कंधों में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, और अगर हाँ तो क्यों। यून बताती है कि नहीं, वो कोई भारी चीज़ नहीं उठाती, बट हाँ, वो जब भी पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पर बैठती है तो पता नहीं क्यों
उसके कंधों में दर्द होने लगता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि यून झूठ बोल रही है। असल बात तो कुछ और ही होगी जो यून उन्हें बताना नहीं चाहती। ये सोचकर उसके पापा उस स्टडी टेबल पर बैठते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम सच बोल रही हो तो इस पर बैठने पर मेरे भी कंधों में दर्द होगा। उस पर बैठने के कुछ देर बाद यून के पापा को भी कंधों में हल्का दर्द महसूस होने लगता है और उस पर बैठे रहने पर दर्द और बढ़ रहा था। ये देखकर वो बहुत हैरान रह जाते हैं। उन्हें अब अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही लग रहा था कि यून झूठ बोल रही है। अब वो स्टडी टेबल यून के कमरे में वैसा का वैसा ही पड़ा था, लेकिन अब उसे यून को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। लेकिन यून की माँ के अंदर काफी गुस्सा था कि आखिर उन लोगों ने ये अजीब सा स्टडी टेबल उन्हें क्यों बेचा। कहीं वो लोग किसी तरह का कोई काला जादू तो नहीं जानते। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरिया में काला जादू वगैरह भी बहुत होता है। वहाँ के अधिकतर लोग इसमें मानते हैं। खैर, हम आगे आते हैं। अब यून की माँ को काफी गुस्सा आया और वो एक रोज अपने पति के साथ छुट्टी वाले दिन उन लोगों के घर आ धमकी जहां से उसने वो स्टडी टेबल लिया था। वहां आकर वो उन लोगों पर बरस पड़ी कि आखिर क्यों उन्होंने ये काला जादू किया हुआ स्टडी टेबल हमें बेचा। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो दोनों बड़ी शांति से उन्हें समझाते हैं कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तब यून की माँ पूछती है कि अगर ऐसा है तो ये बच्चों का स्टडी टेबल आपके घर पर क्यों पड़ा था, जबकि आपका तो कोई बच्चा हमने यहाँ नहीं देखा। ये सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताती है कि ये स्टडी टेबल उसकी 10 साल की बेटी के लिए उसने लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर ली। फिर उसके पति आगे कहते हैं कि दरअसल हुआ ये कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए ताकि वो आराम से पढ़ पाए हमने उसके लिए ऑनलाइन एक स्टडी टेबल मंगवाया। अब जो ब्रांड न्यू स्टडी टेबल था वो थोड़ा कॉस्टली था, इसलिए हमने ये सेकंड हैंड स्टडी टेबल मंगवाया, क्योंकि इसकी कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन इस टेबल के आते ही उनकी बेटी पढ़ाई से जी चुराने लगी। उसके ग्रेड घटने लगे, इसके लिए हम उसे डांट देते थे। कभी कभी एक आध थप्पड़ भी मार देते थे। उसके टीचर्स भी उसे डांटने लगे और पूरी क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे। उसे अजीब से सपने भी आने लगे थे, लेकिन हम उसकी कही हुई कोई बात नहीं सुनते थे। और फिर एक दिन इसी प्रेशर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यून के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन इस मामले में समय रहते उन्होंने समझदारी दिखाई और यून बच गई। तभी यून की माँ बोलती है कि क्या वो कंधे में दर्द की शिकायत करती थी। ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी काफी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये बात आपको कैसे पता। तब यून के माता पिता उन्हें वो सारी बात बता देते हैं जो भी यून के साथ हो रहा था। ये सुनकर उन दोनों को ही गुस्सा आने लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि जिससे उन्होंने ये स्टडी टेबल लिया था ये सब उसी का किया धरा है। अब चूंकि वो लोग अपनी बेटी को खो चुके थे और यून के माता पिता खोने वाले थे, इसीलिए वे चारों गुस्से में उस दंपति के घर जाते हैं जहां से उन्होंने वो स्टडी टेबल लिया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने भी ये स्टडी टेबल अपनी बेटी के लिए किसी दंपति से लिया था और इसके कुछ समय बाद ही उनकी बेटी की मौत पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हो गई। अब ये बात उन सभी के सिर के ऊपर से निकल जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन है इतनी बच्चियों के मौत का जिम्मेदार। खैर, फिर ये 6 के 6 लोग उस दंपति के घर जाते हैं कि जहां से उस दंपति से वो स्टडी टेबल लिया था, जिन्होंने यून के माता पिता को स्टडी टेबल बेचा था। लेकिन वहां जाकर भी उन्हें यही स्टोरी सुनने को मिलती है कि ये स्टडी टेबल लेने के कुछ समय बाद पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये बात उन तीनों को काफी परेशान करने लगी थी। उन्हें ये किसी तरह का कोई ट्रैप लग रहा था और जिसने भी ये काले जादू वाला टेबल बेचा है, हो ना हो उसने एक से ज्यादा टेबल बेचे होंगे और ऐसे में उसे पकड़ना काफी जरूरी है।
ये सोचकर वे सारे उस पांचवें दंपति के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें ये कहानी सुनने को मिलती है कि उनकी बेटी कुछ साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर यून की माँ उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ये स्टडी टेबल किससे लिया था, कुछ याद है? इस पर वो दंपति उन्हें जो बताता है वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि दरअसल ये टेबल उनकी बेटी इम का था। उसने इस स्टडी टेबल पर चढ़कर ही अपने आप को फांसी लगा ली थी। असल में इम पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे अक्सर उसके टीचर्स डांट दिया करते थे। इस बात से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, इसीलिए वो अपनी बेटी से इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, जब उन्हें पीटीए मीटिंग वगैरह में इम के खराब प्रदर्शन का पता चलता तो वो उसे वहां सभी के सामने जरूर डांटते थे। इम अब बड़ी हो रही थी और सबके इस तरह के व्यवहार के कारण वो अब मानसिक रूप से पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। और इतना ही नहीं, अब तो वो दब्बू किस्म की भी बन चुकी थी। उसके पेरेंट्स हर छुट्टी वाले दिन उसे पूरे दिन डांटते और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते, और वहीं टीचर्स डेली ही सुनाते रहते। अब तो हाल ये था कि सारे क्लास के बच्चे भी इम को चिढ़ाने लगे थे। टीचर्स उसे डफर, नालायक जो भी बोलते, बच्चे उसी बात को लेकर उसका मजाक उड़ाते। उसके परिवार वालों को और टीचर्स को लगता था कि इम पढ़ाई से जी चुराती है, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। जब काफी डांट और मार के बाद भी इम का स्कूल में प्रदर्शन नहीं सुधरा तो उसके माता पिता उसे लेकर एक मनोचिकित्सक के पास गए। वहां जब डायरेक्टर ने उससे कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए तो पता चला कि इम को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पाता, इसी वजह से इम ढंग से पढ़ नहीं पाती थी और ऐसे में उसे सबके साथ और प्यार की जरूरत है। अब इम के माता पिता को इसका कारण पता चल चुका था, इसलिए वो अब पढ़ाई के लिए उस पर कोई दबाव नहीं बनाते। उसका मन हो तो वो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन समय उनके पास अब भी नहीं था, क्योंकि वे दोनों ही काम करते थे। अब इम की ये परेशानी उसके घर वाले तो समझ गए, लेकिन स्कूल वाले नहीं समझे। इसलिए इम के पेरेंट्स को दोबारा स्कूल बुलाया गया कि आप भी घर पर अपनी बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ये सुनकर इम के माता पिता ने उन्हें सारी बात बताई कि इम को किस तरह की बीमारी है और उस पर अभी पढ़ाई का प्रेशर डालना सही नहीं रहेगा। पहले तो हेडमास्टर ने कहा कि फिर इम को ऐसे स्कूल में भेजो जहां उसके जैसे ही मानसिक रूप से बीमार बच्चे पढ़ते हों। इम के पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि इम ठीक है और सामान्य बच्चों की तरह ही रह सकती है। अगर उसे ऐसे बच्चों के साथ पढ़ने भेजा तो हो सकता है कि उसकी हालत और खराब हो जाए, इसलिए उसे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाइए, बस डांटिए मत, बाकी उसका होमवर्क वगैरह हम देख लेंगे। अब इस पर उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन ये बात हुई तो इम के माता पिता और स्कूल के हेडमास्टर के बीच थी। लेकिन ये बात अब पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई कि इम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब स्कूल के जो बच्चे पहले इम को दब्बू, बेवकूफ, नालायक जैसे शब्द बोलकर चिढ़ाते थे, अब वे उसे पागल भी बोलकर चिढ़ाने लगे थे। इम इस बारे में टीचर्स से शिकायत करती, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये मेंटल टर्चर इम के लिए बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो स्कूल जाने में आनाकानी करने लगती है। लेकिन उसके माता पिता जैसे तैसे उसे स्कूल भेज रहे थे और स्कूल में वही सब होता। इन्हीं सबसे परेशान होकर एक दिन इम स्कूल से घर आती है। इस दौरान उसके माता पिता हमेशा की ही तरह अपने ऑफिस गए हुए थे। इम अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो जैसे तैसे इन सब से निकलना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल से घर आकर अपने कमरे में आती है। उसके स्टडी टेबल के ठीक ऊपर ही एक पंखा लगा हुआ था। इम उस पंखे के ऊपर एक फंदा डालकर उस पर फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अब फांसी लगाने के दौरान इम के पैर उस स्टडी टेबल की कुर्सी की ओर थे जिस कुर्सी पर बैठकर यून पढ़ती थी। इसका मतलब साफ था कि यून को जो कंधों में दर्द होता था वो ऐसा वैसा दर्द नहीं था, बल्कि उसके कंधे पर इम खड़ी होती थी और जब कोई भी उस स्टडी टेबल पर बैठता इम का पूरा भार उसके कंधों पर आ जाता
और इसलिए ज्यादा देर तक ऐसे ही रहने से कुर्सी पर बैठे शख्स के कंधों में दर्द होने लगता। इम के माता पिता जब शाम को घर आते हैं तब अपनी बेटी को ऐसे फंदे पर झूलता देखकर वो उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर बताते हैं कि उसकी मौत तो एक आध घंटे पहले ही हो चुकी थी। इम की आत्महत्या के केस की जांच होती है और ये बात सबको बताई जाती है कि मेंटल प्रेशर की वजह से इम ने आत्महत्या की है और ये केस यहीं बंद हो जाता है। अब इम का सारा सामान देख देख कर उसके माता पिता को उसकी याद आ रही थी, इसलिए वे दोनों इम के सामान को ऑनलाइन बेच देते हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे को वो सब मिल जाए। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इम का वो स्टडी टेबल जिसके ऊपर खड़ी होकर इम ने फांसी लगाई थी वो शापित हो चुका था। वो सारे लोग यून के पेरेंट्स के साथ उनके घर आते हैं। वहां आकर वो उस स्टडी टेबल को देखते हैं जो पहले इम का हुआ करता था लेकिन अब यून का है। उस स्टडी टेबल को देखकर इम के माता पिता रोने लगते हैं। रोते हुए इम की माँ कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर ध्यान देना चाहिए था। तुम इतने मुश्किल दौर से गुजर रही थी और हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाए। हमने अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने पर दिया, लेकिन हम भूल गए थे कि हम ये पैसे तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं और अगर तुम ही खुश नहीं हो तो इस पैसे का क्या फायदा। अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अपने माता पिता की बातें सुनकर इम को भी जरूर बुरा लग रहा होगा। खैर, इन सब के बाद इम के माता पिता ये फैसला करते हैं कि वो लोग इम को मुक्ति दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में वे लोग कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जादू टोने वगैरह करते हैं, लेकिन मुक्ति दिलवाने का नाटक करके वो लोग इम के माता पिता से मोटा पैसा वसूलते। लेकिन जैसे ही यून दोबारा उस स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठती तो उसके कंधों में दर्द होता। इससे पता चलता कि इम को मुक्ति नहीं मिली है। ऐसे ही कुछ ढोंगियों को पैसे खिलाने के बाद आखिरकार वे लोग एक पादरी से मिले। उस पादरी ने अपनी कुछ क्रियाएं करने के बाद उन्हें कहा कि इम ने उस स्टडी टेबल पर चढ़कर आत्महत्या की थी, इसलिए इम की आत्मा उस स्टडी टेबल से बंधी हुई है और वो मुक्त नहीं हो पा रही, इसलिए उस स्टडी टेबल को जला दो। ऐसा होते ही इम इन संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगी। इम के माता पिता ने भी ऐसा ही किया। वे दोनों फौरन यून के घर आए और फिर उन्होंने एक नज़र उस स्टडी टेबल की ओर देखा और भरे गले से दोबारा अपनी बेटी को एक आखिरी बार अलविदा कहा। उसके बाद इम के पेरेंट्स यून के पेरेंट्स के साथ उस स्टडी टेबल को बाहर खुले में लेकर आए और फिर उस स्टडी टेबल को जला दिया। लकड़ी का बना वो स्टडी टेबल देखते ही देखते स्वाहा हो गया। ऐसा होते ही यून के कमरे का तापमान अब सामान्य हो गया था। शायद इम को अब मुक्ति भी मिल चुकी थी। अब यून दोबारा अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी। वहीं अब उसके माता पिता भी यून के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन यून को इम के लिए काफी बुरा लगता था कि इन सब में आखिर इम की क्या गलती थी। उसे तो एक मानसिक बीमारी थी और सबके चिढ़ाने और डांटने डपटने की वजह से वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि उसे जीने से ज्यादा मर जाना आसान लगा। इसलिए यून ने यह फैसला किया था कि वो भी आज से सिर्फ अपने लिए जिएंगी। पहले वो जहां सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, अब वो पहले अपने को खुश रखने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसकी कठिन परिस्थितियों में भी किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सभी लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे। यहाँ तक कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझती थी वो उसके ऐसे ही फेल होने से उससे दोस्ती तोड़कर चले गए। न सिर्फ इतना, बल्कि उसे चिढ़ाने भी लगे। यून के वापस क्लास में टाई अनपर बनते ही सभी बच्चों की बोलती बंद हो गई थी। वो लोग उससे दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करने लगे, लेकिन यून किसी से भी कोई बात नहीं करती। वो बस अपने काम पर ध्यान देती। इम भले ही यून की जिंदगी में कुछ समय के लिए आई और उसे कभी ना भूलने वाला एक डरावना अनुभव देकर गई, बल्कि उसे इस समय में वो जीवन का ऐसा सबक देकर गई थी कि कोई शायद इसे चाह कर भी भूल ना पाए। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस डरावनी कहानी में एक बहुत बड़ा दर्द भी छुपा हुआ था। वो दर्द ये था कि आजकल हम छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा प्रेशर देते हैं।
आखिर अभी उन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, उन्हें अपने दिमाग को स्वयं से यूज करने की है, लेकिन हम उन्हें यह फोर्स करते हैं कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, और हम उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए घर के बाहर भी नहीं लेकर जाते हैं। दरअसल आजकल के माँ बाप की वर्किंग लाइफ भी ऐसी हो गई है कि वो अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो इस कहानी का भावार्थ आप समझ चुके होंगे। बाकी कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके लिए यह कहानी लिखी थी ममता सहाय ने, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। लक्ष्मी कश्यप यूपी, अमित ठाकुर नई दिल्ली, नैतिक अहमदाबाद, कोमल मुंबई, संतोष बम्बई, इरफान जयपुर, निर्मला बम्बई, राम कुमार शर्मा, पूनम विश्वकर्मा, साक्षी सिंह, खुशी रावत बरेली, अशद, समिता अतीक, अरक्ष, आयशा मणिपुर, श्रीकांत मालदा, रूपा असम, टिंकू सऊदी अरेबिया, सना हसन यूएई, दयाशंकर यूपी, बालू रंजनी पुणे, सबीना खान, संतोष विश्वकर्मा ओमान, हरिकृष्णा दिल्ली, आशु पाटिल पुणे, सोनू इलाहाबाद, एंजल बेंगलोर। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले स्टोरी पर।